हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी कॉन्सेप्ट गुरु में। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपीएससी का 2012 का पुराना पेपर। आइए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सवाल कैसे बनते हैं। सबसे पहला है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम। इसमें पेशा अधिनियम की बात करी जा रही है जो कि 1996 में बनाया गया था। के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका है। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। ये दोनों सही हैं। और तीसरा है अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। तो इसमें जो दिया गया है किसी भी खनिज के लिए नहीं, जो गौण खनिज है उनके लिए आवश्यक होता है, सभी खनिजों के लिए नहीं होता है। तो बात करेंगे भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने के लिए। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। पहला है एनबीए जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। दूसरा कथन दिया है एनबीए कृषि पादपों के आनुवंशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षता मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। तो ये जो है ये गलत है, ये जीईएसी के द्वारा किया जाता है इसका निरीक्षण और मॉनिटरिंग। थर्ड दिया है एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है 1 और 2। शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के अनुचक्रण से हो सकेगी। दूसरा है ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं कि जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसे समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल को प्रयोग लायक बना सकें। ठीक है ना, सभी नदियों को नहीं जोड़ा जा सकता है, इसमें ये गलत है। और सरकार कृषकों द्वारा भौम जल निकालने के लिए बोरिंग से खोदे गए कुएं और उन पर लगाई गई मोटर और पंप सेट पर वहन किए गए व्यय की पूरी तरह से प्रतिपूर्ति कैसे कर सकती है सरकार, इसलिए ये भी गलत है। अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी लगा करके देखें तो भी ये सही हो जाएगा। फिर हम इसके बाद में बात करेंगे भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति निदेशक के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। इसमें पूछे गए हैं गांधीवादी सिद्धांतों के विषय में। ठीक है, तो गांधीवादी सिद्धांत जो पहला है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये गांधीवादी सिद्धांत नहीं है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ये गांधीवादी सिद्धांत है हमारा। फिर इसके बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये भी गांधीवादी उद्देश्य जो थे। तो इसका सही आंसर है 2 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ राज्य क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है, ये कथन जो है वो गलत है। दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व होता है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, ये भी गलत है क्योंकि सिर्फ लोकसभा राज्यसभा नहीं, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति इसमें शामिल होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करेंगे भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिए कोई फीस देनी नहीं होती है, तो ये गलत है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, उसमें एक मामूली शुल्क लगाया जाता है। तीसरा है उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये सही नहीं है। सदन का जो कार्यकाल रहता है, जितने समय तक सदन रहता है, सदन चलता है, उसका जीवन काल जितना होता है, तब तक जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो अपने पद पर रहता है। दूसरा है यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। ये भी जो है गलत है क्योंकि निर्वाचन सदस्यों में से ही होता है, ठीक है ना, सदस्यों के बीच में
वो लोग अपने आप में से ही किसी को चुनते हैं। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? आरंभिक अधिकारिता जो है वो आर्टिकल 131 के अंतर्गत दी गई है। तो भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद जो है वो आर्टिकल 131 के अंतर्गत शामिल होता है। इसके बाद में बात करेंगे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, तो ये आर्टिकल 131 के अंतर्गत नहीं आता है, ये हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद जो है वो भी आर्टिकल 131 में लिखित नहीं है। 2 या अधिक राज्यों के बीच का जो विवाद है वो इसके अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर है 1 और 4। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। जीवाणु जो है और जीवाणु, कवक और पुष्पीय पादप उपयुक्त जीव प्रकारों में से किसकी कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। जीवाणु जैसे कि बैसिलस, और कवक में है ट्राइकोडर्मा है, पुष्पीय पादप में नीम है, पायरेथ्रियम है। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीवभार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय हलों में से एक समझा जाता है। इसमें से कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर 1 नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीवभार गैसीकरण के लिए किया जाता है। सेकंड जो दिया है, जीवभार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये गलत है। केवल हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन भी होती है। जीवभार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशीलता गैसों को ऊष्मा उत्पादन में सीधे ही उपयोग कर सकते हैं? नहीं, इसको सीधे उपयोग नहीं कर सकते, इसको पहले परिष्कृत करना पड़ता है। रिफाइनरीज वगैरह जो होती हैं उनके माध्यम से पहले इसको परिष्कृत किया जाता है। जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी यूवी रेस का क्या भूमिका होती है? इसमें पूछा है। सबसे पहला यह है, जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय या फिर नष्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल सही है। ये गंधों को दूर नहीं करती, उसमें जो स्मेल होती है पानी की वो दूर नहीं करती है। जल में उपस्थित ठोस कणों के अवसादन को तेज करती है, अतिचलता दूर करती है? नहीं, ये फिटकरी या ब्लीचिंग पाउडर के माध्यम से ये किया जाता है। इसमें यूवी रेस का कोई काम नहीं होता। ग्राफीन आजकल प्रायः सुर्खियों में रहता है, उसका क्या महत्व है? तो इसका जो पहला है, यह एक द्विआयामी पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम होती है। बिल्कुल सही है। वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से एक है। ये भी बिल्कुल सही है। वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है। ये गलत है क्योंकि ये कार्बन का अपरूप होता है जो ग्राफीन होता है। फोर्थ है, इसका टच स्क्रीन एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा सीसा जो लेड होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का योग प्रतिबंधित होने के बाद अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? पहले जो लेड होता था उसको पेट्रोल में कुछ मात्रा उसकी मिक्स की जाती थी, लेकिन अब इसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। अभी किन किन चीज़ों में लेड मिल रहा है? सबसे पहला जो है प्रगलन इकाइयाँ जो हैं उनमें और पेंट में मिल रहा है। प्रसाधन सामग्रियों में भी इस्तेमाल होता था, लेकिन अभी उसमें भी बहुत बहुत हद तक बैन कर दिया गया है। हल्की फुल्की मात्रा हो सकती है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो 1 और 3 को ही मानेंगे, क्योंकि 1, 3 और 4 का कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। पहला जो है, स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों में प्राप्त की जा सकती हैं? तो नहीं, ये बहुत सारे बहुकोशिकीय जीवों में भी पाई जाती हैं। स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जाती है। ये सही है। स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन ह्रासक पदार्थों के रूप में चर्चित है, उनका प्रयोग सुघट्य फोम के निर्माण में होता है। ये भी बिल्कुल सही है। ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में होता है। ये सही नहीं है। थर्ड है, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में होता है। ये भी सही है। एरोसोल कैन में दबावकारी एजेंट के रूप में होता है। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव उत्पन्न किया। एंटी द्रव उत्पन्न करने की क्या विवेक्षाएं हैं? इसमें से यह खनिज पूर्वेक्षण
इसमें पर्यवेक्षण होना चाहिए, मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया। और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देता है, ये सही नहीं है। यह एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा, ये बिल्कुल सही है। यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा, ये भी सही है। आंसर नंबर बी 2 और 3। वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किन किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? पहला है अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता लगाना, ये सही है। अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन, ये भी सही है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। अंतरिक्ष में कई सौ सेंटीमीटर की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाए तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुव की ओर मोड़ देती है। फिर हम बात करेंगे प्राचीन काल भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका पहला आंसर दिया है पहला कथन है प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, ये बिल्कुल सही है। तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, ये गलत है, प्रत्यारोपण नहीं होता था उस समय। इसके बाद में 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, तो ये भी सही है। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी सही है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी 2 और 3। तप और भोगों की अति का परिहार, ये बौद्ध धर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन जैन धर्म में ऐसा नहीं है। जैन धर्म में तप और बहुत ज़्यादा अपने शरीर को कष्ट देना, वो सारी चीज़ें शामिल थी। जैसे कि संथारा पद्धति, संलेखना पद्धति होती है जिसमें आपको भूख प्यास से अपनी मतलब मृत्यु तक आपको खाना वाना नहीं खाना होता, उस तरह से संलेखना पद्धति। एक इसमें केस लुंचन, अपने बालों को अपने हाथों से नोचना, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी प्रक्रिया होती है। फिर बात करेंगे निम्नलिखित कथनों में से मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना, तो ये वित्तीय क्षेत्र का विनियामक निर्णय है, लेकिन समावेशी शासन से ये संबंधित नहीं है। सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां गठित करना, ये बिल्कुल सही है। जल स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, ये भी जो है हमारा सस्टेनेबल गवर्नेंस का वो है अंग है। दूसरा है दोपहर का भोजन योजना, जो मिड डे मील योजना चलती है हमारी, उसकी बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2, 3 और 4। नेक्स्ट हम बात करेंगे नागर, द्रविड़ और वेसर शैलियाँ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि इसका आंसर है कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, ये गलत है। कांग्रेस में वामपंथ के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, ये भी सही नहीं है। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी 1, बी, सी में से कोई भी सही नहीं है, और इसका सही आंसर है वायसराय लिनलिथगो ने भारतीय नेताओं की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी थी, इसलिए कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, फिर बात करेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? जो आशा काम करती हैं गांव में, आप लोगों ने देखा होगा, महिलाएं होती हैं, वो आती हैं, उनके विषय में बात करी जा रही है। तो पहला है इसमें स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र तक ले जाना, ये बिल्कुल सही है। गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट प्रयोग करना, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना, ये भी बिल्कुल सही है। बच्चे का प्रसव कराना जो है वो इनका कार्य नहीं होता है, ये केवल संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था जो है वो मार्ली मिंटो सुधार 1909 के माध्यम से की गई थी, ना कि 1919 के माध्यम से, इसलिए दूसरा सही नहीं है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। फिर हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था, इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण विद्यमान क्या थे?
ऑप्शन नंबर इसका सी है। बहराम जी मालाबारी और एम.जी. रानाडे ने यह निश्चित किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। फिर है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो ऑप्शन नंबर इसका सही है बी 2 और 3, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की। पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना जो की थी वो नाना पाटिल ने की थी, ना कि भीमराव अंबेडकर ने की थी। निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने आर्टिकल 249 के अंतर्गत शामिल है, और एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना आर्टिकल 312 के अंतर्गत शामिल है। इसके बाद में बात करेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में विनिर्माण उद्योग तथा कृषि व्यापार केंद्र स्थापित करना इसका उद्देश्य नहीं है। दूसरी चीज़ है, कृषकों को निःशुल्क बीज, उर्वरक, डीजल, इन सब की बात भी इसमें नहीं करी गई है, तो ऑप्शन केवल 2। फिर हम बात करेंगे यूएनडीपी के समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाओं से वंचन। इसमें 3 आयाम होते हैं। 3 आयामों के अंतर्गत 10 संकेतकों के आधार पर यूएनडीपी की गणना की जाती है। ऑप्शन केवल 1। निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं 13वें वित्त आयोग की सुस्पष्ट विशेषताएं हैं? पहला है, वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर लगाए जाने का अभिकल्प तथा इस प्रस्तावित अभिकल्प के संपालन से संबद्ध क्षतिपूर्ति। सेकंड है, भारत के जनांकिकी लाभांश के अनुरूप अगले 10 वर्षों में लाखों नौकरियां सृजित करने की योजना। ये सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय करों के एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण। ये बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई नीतिगत पहल की है? राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना, एकल खिड़की मंजूरी जिसको सिंगल विंडो क्लियरेंस भी बोलते हैं, और प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना। इसका सही आंसर है 1, 2 और 3, डी। ठीक है, फिर बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं? पहला है, संसद के सम्मुख आर्थिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करना। ये सही है। विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। ये भी सही है। थर्ड है, अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान। ये भी सही है। संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्गीय पुनरावलोकन। ये सही नहीं है। संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। ये भी सही है। आंसर इसका सही हो जाएगा ए, 1, 2, 3 और 5। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में बात करी गई है। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। ये बिल्कुल सही है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। ये भी सही है। कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। ये भी सही। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3, 1, 2 और 3। आर्थिक विकास के संबंध से संबद्ध जनांकिकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। पहला है, निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर, उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, और तीसरा है निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। तो इसका सही ऑप्शन है सी, उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। पहले क्या होता था, बच्चों के बहुत ज़्यादा जन्म भी बहुत ज़्यादा होते थे और मृत्यु भी बहुत ज़्यादा होती थी। बीमारियां थी बहुत ज़्यादा, कुपोषण था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ सुधार हुए। फिर इसके बाद में निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, जब थोड़ा सुधार हुआ, पॉलिसीज़ बनाई गई, तो क्या हुआ कि मृत्यु दर तो कम हो गई लेकिन जन्म दर तब भी बहुत ज़्यादा थी। अभी क्या है, निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर। जो बर्थ है, बर्थ कंट्रोल भी हुआ है, और इसके बाद में क्या हुआ है कि मृत्यु दर भी कंट्रोल में है। तो अभी निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर है। बात करेंगे भारत में औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक में 8 मूल उद्योगों के सूचकांकों का संयुक्त भार 37.90% है। कौन से जो उद्योग हैं 8 मूल उद्योगों में सम्मिलित हैं? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, क्योंकि सीमेंट, उर्वरक, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरीज को इसमें शामिल किया गया, वस्त्रोद्योग को इसमें शामिल नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? राज्य की नीति निदेशक के तत्व, बिल्कुल सही है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के शिक्षा के विषय में बात करी गई है।
ग्रामीण स्थानीय निकाय 72वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो ग्रामीण शिक्षा और ग्रामीण जो संस्थाएं, नगर पंचायत, नगर पालिकाएँ जो स्थापित की गई हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित हैं, वहाँ की शिक्षा। 6ठी अनुसूची भी और 7वीं अनुसूची जो कि समवर्ती सूची के विषय में बात करती है, तो ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। भारत सरकार की सी बकथॉर्न की खेती को प्रोत्साहित करें। सी बकथॉर्न इस साल भी चर्चा में रहा है। कल मैंने जो एक वीडियो बनाई है चर्चा में रही प्रजातियों से संबंधित, उसमें मैंने सी बकथॉर्न के बारे में आपसे चर्चा की है। ये मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में है ये बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है, तो नहीं, बायोडीजल का जो स्रोत है वो करंज और जेट्रोफा में मिलता है। इसमें पोषकीय मान होता है और ये उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें बात कर रहे हैं इमारती लकड़ी का, तो नहीं, ये इमारती लकड़ी प्रदान नहीं करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणांतर्गत है। 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में शामिल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही। अरुणाचल प्रदेश जो है वो 28 डिग्री नॉर्थ पे स्थित है। भारत के निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। लोबिया, मूंग और अरहर उपयुक्त में से कौन सा दलहन चारा और हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व और पृथ्वी का परिक्रमण, कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? पहला पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब और हवा, तीसरा महासागरीय जल का घनत्व, ये तीनों इसमें शामिल होते हैं, चौथा इसमें शामिल नहीं होगा। भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्द्र भूमियों के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। सेकंड है, भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। और इसके बाद में इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। फिर हम बात करेंगे भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। मूंगफली, तिल और बाजरा उपयुक्त में से कौन से प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीनों। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। गहरे खड्डे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढलान प्रवणता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। आगे हम बात करेंगे, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोत्तरी होती है, मतलब जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ये बिल्कुल सही है। जो हमारी पृथ्वी पे जो शॉर्ट वेव्स आती हैं वो उनको तो आने देते हैं, और इसके बाद में जो गैसेज हैं वो जो लॉन्ग वेव्स जो वापस जाने वाली होती है उनको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। जो पृथ्वी है हमारी वो दीर्घ तरंगों के माध्यम से गर्म होती है। और सेकंड है, ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। ये सही नहीं है, क्योंकि निचली परतों में ही आर्द्रता अधिक होती है, ऊपरी परतों में नहीं। थर्ड है, ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, तो ये बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, यह घटना क्यों चिंता का विषय है? पहला है, कैल्शियमी पादप प्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। ये बिल्कुल सही है। अम्लीकरण से क्या होता है, जो कार्बोनेटिक आयनों में कमी होती है, जो कार्बोनेट आयन होते हैं वो कम हो जाते हैं। फिर है, प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। जो कोरल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। जब अम्लीकरण बढ़ता है तो कार्बोनेट आयनों में कमी आती है, ठीक है, तो उनके निवास स्थान में इन सब चीज़ों में भी ह्रास देखने को मिलता है। थर्ड है, कुछ प्राणी जिनके डिंभक पादप प्लवकीय होते हैं कि उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। ये भी सही। जो लावा होता है वो पीएच परिवर्तन के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। नेक्स्ट है, मेघ बीजन और मेघों का बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट है, लोक निधि के फलोत्पादक और आश्रयित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का
महत्व क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वो पहला दिया है, सीएजी संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात या वित्तीय आपात घोषित करता है। सेकंड दिया गया है, कैग के मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं का कार्यक्रम पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। थर्ड दिया गया है, कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। फोर्थ है, कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा और लोक लेखा जांचते समय वे कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट है, जननी सुरक्षा योजना के कार्यक्रम का प्रयास है, पहला संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, सही है। दूसरा है, प्रसूति की लागत वहन करने हेतु माँ को, इस पे वहन होना चाहिए, प्रसूति की लागत वहन करने हेतु माँ को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। फिर है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, ऑप्शन नंबर ए, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक का सदस्य हो जाना चाहिए, ये इसका सही आंसर है। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों का किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसको कानूनी दर्जा प्राप्त है। दूसरा है, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। होटल, रेस्तरां, मोटर परिवहन उद्योग, समाचार पत्र प्रतिष्ठान, निजी चिकित्सा संस्थान, उपयुक्त में से किस इकाई के कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। फिर है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाएं। ऑप्शन नंबर 1 इसका है, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, ये सही है। दूसरा है, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों को, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन होते हैं वो केवल लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाते हैं। थर्ड है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, ये भी सही है, आर्टिकल 151 के अंतर्गत है। फोर्थ है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदनों को, ये भी ठीक है, आर्टिकल 338 के अंतर्गत सही है। इसका आंसर ए, 1, 3 और 4। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। फिर इसके बाद बात करेंगे, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे मदद कर सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, निर्धनता रोगी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग सुरक्षित करते हैं। फोर्थ, DRAS निर्धनता रोगी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो, ऑप्शन नंबर बी, 3 और 4। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल है। इसमें पहला दिया है, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, ये भी सही है। दूसरा है, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा, ये मुख्यतः DPSP के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, ये जो है मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, ये भी सही है। फोर्थ है, वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति की भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा हटाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 3 है, न्यायाधीशों का वेतन भारत के संचित निधि पर आरोपित होता है जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। और इसके बाद में भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा नहीं होती हैं, इसलिए इसका सही आंसर है 1 और 3, ये और ये। कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है।
सबसे पहला, प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के भंडार अधिक हैं, बिल्कुल सही है। उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कई अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, ये भी सही है। थर्ड, थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह होता है, ये भी सही है। फिर है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। सौर विकिरण से अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जो सूर्य से आने वाली शॉर्ट वेव्स होती हैं वो पृथ्वी पर आने के बाद में जब वो वापस लौटती हैं तो वो क्या करती है, उनको अवशोषित कर लेती है। लॉन्ग वेव्स को वो ऊपर जाने नहीं देती, जिससे क्या होता है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है। निम्नलिखित तत्व समूह में कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी, ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। भारत में बीटी वैगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध के क्या कारण थे, ऑप्शन नंबर इसका है एक, बीटी वैगन की रचना इसके जीनोम में मृदा कवक के जीन को प्रवेश कराकर कराई गई, ये गलत नहीं, ये सही नहीं है क्योंकि कवक नहीं जीवाणु से ये बनाया गया था। दूसरा है, बीटी वैगन में जीन टर्मिनेटर बीज हैं जिसके कारण किसानों को प्रत्येक मौसम के पहले बीज कंपनियों से बीज खरीदना पड़ता है, ये भी सही नहीं है। एक आशंका है कि बीटी बैगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, ये सही है। यह भी चिंता है कि बीटी बैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है, ये भी सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4। पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है। सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, सही है। उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना, ये भी सही है। अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगाने और प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्षम बनाना, ये सही नहीं है। और फोर्थ है, उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना, ये भी सही है। वाणिज्यिक उद्देश्यों में से ये बहुत ही गौण कारण हो सकता है, इसके मुख्य कारण 1, 2 और 4 हैं। फिर हम आगे बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी, ऑप्शन नंबर 1। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उनकी एक बुक भी है ड्रेन थ्योरी, इन्होंने एक थ्योरी दी थी ड्रेन थ्योरी। और इसके बाद में हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्दियों में भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ, सदियों से भारत में जीवित रही एक परंपरा ध्रुपद के माध्यम से। ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूतों में, नहीं ऐसा नहीं है, ये बहुत पुराने समय से चली आ रही थी, मंदिरों वगैरह में ये गाया जाता था। लेकिन ये है कि मुगल काल में मानसिंह तोमर के समय में इन लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, जिससे इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, लेकिन ये विकास इसका मुगल काल में नहीं हुआ था। ध्रुपद मुख्यतः भक्ति और आध्यात्म का संगीत है, बिल्कुल सही है। ध्रुपद अलाप मंत्रों के लिए गाए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 और 3। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यों के बीच में भेद क्या है, अंतर क्या है? कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता, ये बिल्कुल सही है। पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रखकर नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशिष्टता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई विशेष स्थान नहीं है, ये गलत है। कुचिपुड़ी नृत्य में ये लोग पीतल की तस्तरी पर पैर रख करके नृत्य करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ऑप्शन नंबर ए, ध्यान साधना और श्वास नियमन। सेकंड है, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम। थर्ड है, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, ये भी इसका सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में किसके लिए बहुत प्रसिद्ध है? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? ऑप्शन नंबर बी, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आवाहन। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। फिर है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार, ये भी सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी 1 और 2।
भारतीय रिजर्व बैंक बैंकरों के बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ है अन्य बैंकों के पास अपनी जमा संचित रखते हैं आरबीआई के पास में, जो अन्य बैंक है वो अपनी जमाएं जो है संचित रखते हैं। आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, ये भी सही है। थर्ड है आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों की मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। फिर हम बात करेंगे निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ होता है। जब किसी उत्पाद की विक्रय में वृद्धि हो, नहीं, इसको व्यापारिक लाभ कहते हैं, पूंजीगत लाभ नहीं। जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हुई, ये सही है। जब आप कोई रंग चित्र खरीदें और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। बात करेंगे निम्नलिखित उपायों में से किसके किनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियां, जब केंद्रीय बैंक क्या करेगी, लोगों से प्रतिभूतियां खरीदेगी तो क्या होगा, मार्केट में पैसा बढ़ेगा, क्योंकि आरबीआई प्रतिभूति खरीदी और पैसा लोगों को दिया तो क्या होगा, मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगा। लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी, जो अगर लोग अपनी जो करेंसी है वो बैंक में जमा कर देंगे तो क्या होगा, मनी सप्लाई जो मार्केट में है वो कम हो जाएगा। सरकार के द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, अगर सरकार आरबीआई से ऋण लेती है तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सब्सिडी है, उनके माध्यम से वो खर्च करेगी तो क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय, अगर केंद्रीय बैंक क्या करेगी, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचेगी तो लोग क्या करेंगे, उन प्रतिभूतियों को खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा, पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा, मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए इसका सही आंसर है केवल 1 और 3। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी बातें भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई में समाविष्ट होंगी। पहला है भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां, ये सही है। दूसरा है भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारण, ये भी सही है। थर्ड है हमारा विदेशी कंपनियों द्वारा अनन्य रूप से वित्त पोषित कंपनियां, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य किसके द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर सी संबंधित देश की सरकार की स्थिरता, कोई भी देश है वो कितना स्थिर है इस बात पर, और संबंधित देश की आर्थिक संभाव्यता से निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका 2 और 3 होगा। संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं सेवाओं की कितनी मांग है इससे निर्धारित होता है। इसको बोलते हैं बाजार की शक्तियों के माध्यम से, एक तरीके से मांग और आपूर्ति के माध्यम से। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, और युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, अंग्रेजों की भारत को दी गई मतलब देन कौन सी है। तो जो मृदा स्वरूप के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन वो शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा किया गया था। चलती फिरती तोपों का उपयोग बाबर के द्वारा किया गया था। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 1 भी नहीं, अंग्रेजों की देन इसमें से कोई भी नहीं है। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राज्य उसका प्रमुख होता था, ये सही नहीं है। कुछ हद तक कुछ श्रेणियां ऐसी भी थी जो स्वायत्त थी, तो सभी पर नहीं नियंत्रण था राजा का। दूसरा है श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, ये सही है। तीसरा है श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये भी बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से। फिर बात करेंगे कोयले के बृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है। ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती। थर्ड है इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा है, उसे अपने गांव जाना था, वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था, उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया था। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा। ऑप्शन नंबर डी ध्रुव तारे को अपनी दाहिनी ओर रखकर चले। फिर हम बात करेंगे हाल के तत्वों में यहाँ पे रेयर एक्टिव एलिमेंट्स की बात करी गई है। तो इसमें पहला है चीन, जो इसके तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है, द्वारा इसके निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया है, ये बिल्कुल सही है।
सेकंड है चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली को छोड़कर अन्य किसी भी देश में ये तत्व नहीं पाए जाते, गलत है। यूएसए में भी पाया जाता है, भारत में भी पाया जाता है, तो ये सही नहीं है। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में आवश्यक है, ये बिल्कुल सही है। बात करेंगे इसके बाद में निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों की बात करी गई है, विचार कीजिए। बांदीपुर, भितरकनिका, मानस और सुंदरबन। इसमें से पूछा है टाइगर रिजर्व कौन है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, मानस टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन भी टाइगर रिजर्व है। भितरकनिका जो है वो मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है, ना कि टाइगर रिजर्व है। फिर बात करेंगे हम निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती जाती, बिल्कुल सही है। दक्षिण से होते हुए जैसे ही मानसून ऊपर उत्तर की ओर जाता है, धीरे धीरे उसकी अवधि जो है वो कम होती चली जाती है। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। इसके बाद में है भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है। तो नेशनल पार्क्स में जो है अनुमति नहीं होती है लोगों को किसी भी तरह के प्रवेश की, किसी भी गतिविधि को बैन किया गया है। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। चमगादड़, मधुमक्खी और पक्षी, ये तीनों ही परागणकारी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है। महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा, ये सभी आएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 1। दूसरा है यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो क्या क्या होता। कि रोशन दीप, जो दिया होता है मिट्टी के तेल से जलाया जाता, वो नहीं जलता। दूसरा है कोई मृदुपेय, जो हम स्ट्रॉ से जूस वगैरह कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वो संभव नहीं होता, ऐसा ये गलत हो जाएगा। स्याही शोक पात्र, जो पेन होते, इंक वाले जो पेन होते हैं वो नहीं चलते, ये भी सही है। और जो पेड़ है अपनी ओर देखते हैं वो नहीं उगते, क्योंकि पेड़ के जड़ों के माध्यम से केशिकत्व के द्वारा ही जल जो है वो पेड़ की पत्तियों तक, टहनियों तक पहुँचता है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के विषय में। तो पोषण चक्रण और फसल परागण जो है वो इसके अंतर्गत शामिल होगा। एंटीलोपो, ऑरिंग्स और चीरू के बीच क्या अंतर है। ऑरिक्स जो हैं वो गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित हैं, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदानों और अर्धमरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। फिर हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है। एक तो वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग भी, आवास का विखंडन, विदेशी जातियों का संक्रमण, ये तीनों इसके अंतर्गत शामिल होंगे। शाकाहार को प्रोत्साहन इसके अंतर्गत शामिल नहीं होगा। बात करेंगे काली गर्दन वाला सारस, चीता, उड़न गिलहरी और हिमतेंदुआ कौन से प्राकृतिक रूप से भारत में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाए 1, 3 और 4। चीता जो है वो 1952 में ही भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। फिर इसके बाद में बात करेंगे निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। समोच्च बांध, अनुपद सस्यन और शून्य जुताई, ये जो हैं ये तीनों ही मृदा के संग्रहण के लिए सहायक हो सकते हैं। फिर है यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी लवण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो क्या प्रभाव होगा। 1 और 2। कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और महासागर की खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कुछ वर्ष पहले गिद्ध भारतीय देहातों में आम रूप से दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते। इसके लिए उत्तरदायी कारक क्या है। ऑप्शन नंबर बी, गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि जिसको बोलते हैं डाइक्लोफेनेक। इसका प्रयोग दर्द निवारक के रूप में जानवरों को दिया जाता है, जो कि गिद्धों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जब जानवर मर जाते हैं और गिद्ध उनका मांस खाते हैं तो इससे क्या होता है, ये गिद्धों के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे उनकी जो गर्दन है वो एक तरीके से लकवाग्रस्त हो जाती है। उनके जो आंतरिक तंत्र हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है, गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसको डाइक्लोफेनेक को इस समय बैन कर दिया गया है। और इसमें जो बात करी गई है अनुपस्थ सस्यन की, इसमें क्या होता है, मिट्टी जो होती है खेतों की उसको घास फूस से, पुआल से, इन सब चीज़ों से ढक दिया जाता है। तो क्या होता है, जो अतिरिक्त जो पानी होता है वो जब धूप निकलती है तो वो नहीं सोखता है। शून्य जुताई, इसमें बिल्कुल भी जुताई नहीं की जाती है। और समोच्च बांध वो होते हैं जो ढालों पर ऐसे बांध टाइप के छोटे छोटे बना दिए जाते हैं और सीढ़ी की तरह बना दी जाती है, उसमें खेती करी जाती है। तो ये हो गया हमारा आज का पेपर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट डे दूसरा, कल हम 2025 का पेपर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।